वो औरत एन कहती है कि उसके जिस्म पर एक खजाना छुपा है जिसे राजा हेनरी को खुद ढूंढना होगा। तब हेनरी उस खजाने को ढूंढने लगा। बिना सोचे समझे 5 मिनट तक ढूंढने के बाद एन ने आखिरकार उसे क्लू दिया। हेनरी ने रिबन खींचा और देखा कि उस पर एन ने लिखा था कि वो तैयार है। पता चला कि वो हेनरी से कह रही थी कि वो रानी कैथरीन को डिवोर्स देने का प्रोसेस तेज करे, लेकिन पोप ने एन के गलत बर्ताव का हवाला देकर हेनरी 8 के डिवोर्स की अर्जी को मना कर दिया। असल में ऐसा इसलिए था क्योंकि रानी कैथरीन को स्पेन का सपोर्ट था और स्पेन के राजा का पूरा समर्थन हासिल था। स्पेन के राजा ने पोप को लेटर लिखकर अपना ओपिनियन भी बताया था। भले ही हेनरी के वकीलों ने जोर दिया कि एन बोलिन एकदम प्योर और मासूम है, पोप फिर भी डिवोर्स में देरी करना चाहता था। पोप कहता है कि वो फिजिकली वहां नहीं जा सकता, इसलिए वो एक बुजुर्ग कार्डिनल को इंग्लैंड भेज रहा है ताकि वो मामले की जांच कर सके। वो डिवोर्स के मामले पर कार्डिनल वोल्सी के साथ काम करेगा। जल्द ही कार्डिनल लॉरेंजो इंग्लैंड आया और वोल्सी से मिला। दोनों कलीग्स के तौर पर एक दूसरे को थोड़ा बहुत जानते थे। आते ही लॉरेंजो ने वोल्सी को साफ कर दिया कि वो राजा को डिवोर्स छोड़ने के लिए मनाने आया है। सबने मान लिया था कि वक्त के साथ एन के लिए हेनरी का पैशन कम हो जाएगा और तब हेनरी को रानी से डिवोर्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन वोल्सी पहले ही देख चुका था कि हेनरी एन से बहुत ज्यादा प्यार करता है और डिवोर्स के लिए डिटरमिन्ड यानी दृढ़ निश्चयी है। अगर राजा हेनरी को डिवोर्स मिल जाता तो इंग्लैंड में पोप की अथॉरिटी खत्म हो जाती। जर्मनी का ज्यादातर हिस्सा पहले ही होली सी के कंट्रोल से बाहर हो चुका था। वो गारंटी नहीं दे सकता था कि वही चीज इंग्लैंड में नहीं होगी। इसलिए दोनों कार्डिनल्स ने एक सॉल्यूशन निकाला। उन्होंने कैथरीन को मनाने की कोशिश की कि वो अपनी मर्जी से शादी छोड़ दे और एक कॉन्वेंट ज्वाइन कर ले। वोल्सी अपनी पावर बचाने के लिए तुरंत रानी के सामने घुटनों पर गिर गया और उनसे विनती की कि वो पद छोड़ दे और बाकी की जिंदगी एक कॉन्वेंट में बिताए। कैथरीन ने वोल्सी को ऐसे ख्याली पुलाव ना पकाने की सलाह दी। तब हेनरी कैथरीन के पास आया और उससे कहा कि उसके पास सिर्फ 2 रास्ते हैं, इस आधार पर कि उनकी शादी गलत थी। या तो वो अपनी मर्जी से डिवोर्स दे दे या फिर हेनरी उसे मजबूर करेगा। लेकिन कैथरीन का रवैया वैसा ही रहा। देर रात कैथरीन कार्डिनल लॉरेंजो के पास प्रार्थना करने गई। उसने कसम खाई कि हेनरी के भाई के साथ अपनी शादी के दौरान उसने सेक्स नहीं किया था। जब उसने हेनरी से शादी की तब वो एकदम प्योर और इनोसेंट थी। कैथरीन ने प्रीस्ट से कहा कि मैं हेनरी की कानूनी तौर पर ब्याही हुई पत्नी हूं। भविष्य में जो भी हो मैं अपनी शादी के साथ ही जीऊंगी और मरूंगी, ये भगवान की मर्जी है। उस वक्त कैथरीन अपनी सिचुएशन को लेकर कॉन्फिडेंट थी। उसने सोचा कि अगर वो मामले को थोड़ा और खींचेगी तो हेनरी का इंटरेस्ट एन से खत्म हो जाएगा, जैसा हमेशा होता था। लेकिन इस बार उसने हेनरी के डिवोर्स पाने के डिटर्मिनेशन को कमा लिया। आखिरकार इंग्लैंड के राजा और रानी डिवोर्स के ट्रायल में पहुंचे। हेनरी ने सबसे पहले कहा कि अपने भाई की विधवा से शादी करना भगवान के कानून के खिलाफ था और उसका जमीर इसके लिए उससे लड़ रहा था। और अभी तक डिवोर्स ना मांगने की वजह उसने कैथरीन के लिए अपना प्यार बताया। ऐसा ढोंग सुनकर कैथरीन ने पलटवार करना शुरू कर दिया। डिवोर्स से बचने के लिए रानी राजा हेनरी के सामने घुटनों पर गिर गई। कैथरीन कहती है कि वो इस जमीन पर एक अजनबी है, वो यहाँ अकेली है, उसके पास वकील तक नहीं है, इसलिए उसे अपनी मासूमियत की गवाही के लिए भगवान और दुनिया से पूछना पड़ेगा। उसने कहा कि उसके और हेनरी के कई बेटे हुए, भले ही वो अब नहीं रहे। इसके बाद कैथरीन सबके सामने से चर्च चली गई। उस पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यानी अदालत के अवमानना का आरोप लगाया गया। कैथरीन ने अपने दिल से निकली स्पीच से भीड़ की तालियां जीत लीं। होशियार कैथरीन ने पब्लिक ओपिनियन को अपने फेवर में कर लिया था और वोल्सी हेनरी की गुस्से वाली आंखें देखकर समझ गया कि अगर उसने हेनरी की बात नहीं मानी तो उसकी पावर खतरे में पड़ जाएगी। इसलिए उसने जल्दी में कई और सुनवाई रखी, लेकिन कैथरीन पेश होने से मना करती रही। वोल्सी को यह साबित करने का तरीका ढूंढना था कि कैथरीन और प्रिंस आर्थर की शादी डी फैक्टो यानी असल में संपन्न हुई थी। इसलिए उसने कैथरीन की पहली शादी से गवाह को बुलाया। गवाह ने कहा कि सुहागरात की अगली सुबह प्रिंस आर्थर ने उससे कहा था कि शादी करना एक मजेदार काम है। सभी एविडेंस के आधार पर यह लगभग तय था कि कैथरीन ने प्रिंस आर्थर के साथ सेक्स किया था। इसके बाद वोल्सी तुरंत अकेले में कैथरीन के पास गया ताकि उसे पीछे हटने और डिवोर्स के लिए मना सकी। लेकिन अब तक कैथरीन भी वोल्सी पर कोई रहम नहीं दिखा रही थी। भूली कैथरीन अब ये सपने देखने लगी थी कि वो हेनरी का प्यार वापस जीत सकती है। वो हेनरी को विश्वास दिलाती है कि वो उसके साथ होने से पहले एकदम प्योर थी। वहीं दूसरी तरफ हेनरी ने अब विक्टिम बनने का नाटक बिल्कुल बंद कर दिया था। एन ये देखकर कि हेनरी का डिवोर्स धीरे चल रहा है, उसने हेनरी के दरबार में हंगामा कर दिया। उसने राजा पर भी अपना गुस्सा निकाला। एन ने बच्चे पैदा करने की अपनी इच्छा जताई और कहा कि डिवोर्स इतनी धीरे चल रहा है कि ये उसकी जवानी की बर्बादी है। आखिर में एन ने छोड़कर जाने की धमकी दी, जिससे हेनरी और भी बेचैन हो गया। हेनरी ने कार्डिनल्स को एक अल्टीमेटम अंतिम चेतावनी दी, लेकिन कार्डिनल को अभी अभी पोप का लेटर मिला था जिसमें डिवोर्स को अगले साल तक डिले करने के लिए कहा गया था। अगले दिन डिवोर्स मीटिंग में हेनरी ने कार्डिनल को जो मुश्किल से चल पा रहा था सहारा देने की मेहरबानी की। उसने सोचा कि उसकी धमकी काम कर जाएगी, लेकिन कार्डिनल ने आखिरकार पोप के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया।
नतीजा देखकर हेनरी आग बबूला हो गया और उसने सारा इल्जाम वोल्सी की नाकामी पर डाल दिया। वोल्सी जो इतने लंबे समय तक हेनरी का चाहता था, अब उसकी नजरों से गिर गया। एन बोलेन और उसके परिवार द्वारा साजिश रचे जाने के बाद हेनरी ने वोल्सी को एक शक्तिशाली कार्डिनल से देशद्रोह के जुर्म में कैदी बना लिया। एक नाजुक मोड़ पर एन ने हेनरी को प्रोटेस्टेंटिज्म को बढ़ावा देने वाली किताब दी। किताब में लिखा था कि पोप और पादरियों की आज़ादी यानी ऑटोनॉमी बाइबल के खिलाफ है। राजा को धरती पर भगवान का प्रतिनिधि होना चाहिए और इस तरह हेनरी VIII ने इतिहास में रिफॉर्मेशन धर्म सुधार आंदोलन के संस्थापक के रूप में जाना गया। ऊपर से देखने पर यह रिफॉर्मेशन हेनरी VIII के डिवोर्स की वजह से शुरू हुआ था। असल में ये राजा और चर्च के बीच पावर की लड़ाई थी। 1534 के सुप्रीमेसी एक्ट के लागू होने का मतलब रोमन चर्च से प्रशासनिक यानी एडमिनिस्ट्रेटिवली और आर्थिक यानी इकोनॉमिकली पूरी तरह से अलग होना था। इस आंदोलन ने इंग्लैंड को रोमन चर्च की गुलामी यानी जुए से आजाद कराया। इसने क्राउन यानी शाही सत्ता की बढ़ती हुई ताकत को भी मजबूत किया। इसके बाद आर्चबिशप क्रैनमर ने हेनरी और कैथरीन की शादी को रद्द कर दिया और एन बोलेन राजा से शादी करके रानी बन सकी।